हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 3 जुलाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर एमसीक्यू। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहसो पर्वतारोहण अभियान की सफलता के उपलक्ष्य में आयोजित फ्लैगिंग सेरेमनी किस बल की सर्व महिला पर्वतारोहण टीम को विशेष रूप से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, ये सम्मान दिया गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो सर्व महिला पर्वतारोहण टीम है उसको दिया गया है। और ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नई दिल्ली में बीएसएफ, आईटीबीपी और एनएसजी की माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहसो पर्वतारोहण अभियानों की सफलता पर एक फ्लैग सेरेमनी के आयोजन में भाग लिया। और उन्होंने बीएसएफ की सर्व महिला पर्वतारोहण टीम को विशेष रूप से सराहना की, जिन्होंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त कर वंदे मातरम को घोषित किया था। दोस्तों, ये दिया गया है माउंट एवरेस्ट, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। 8,848.86 मीटर इसकी हाइट है। माउंट लोहसो विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। और दोनों चोटियाँ ये नेपाल चीन तिब्बत सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने यूजर नेम फीचर के संबंध में किस कंपनी को नोटिस जारी किया है? तो दोस्तों, ये नोटिस जारी किया गया है मेटा, जो व्हाट्सएप हम लोग चलाते हैं, उस कंपनी का नाम है मेटा। और मेटा को इस संबंध में यूजर नेम फीचर के संबंध में नोटिस जारी किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और इसमें ये नया फीचर लाने की तैयारी में था व्हाट्सएप मेटा कि जो व्यक्ति अगर फ़ोन कर रहा है तो उसका अब मोबाइल नंबर दिखाई नहीं देगा तथा उसके बदले में कोई ऑप्शनल यूजर नेम सेट कर सकता है आदमी। जैसे पहले टेलीग्राम या सिग्नल पे ये सब चीज़ें थी, तो आप अपने यूजर नेम के तहत से किसी को फ़ोन या मैसेज या चैट जो भी है कर सकते थे। अब व्यक्ति का मोबाइल नंबर दिखाई नहीं देता। इस संबंध में सरकार के द्वारा कुछ अपनी आशंकाएँ थी कि जिससे धोखाधड़ी या कुछ भी साइबर क्राइम किया सकता है व्यक्ति के साथ में। तो सरकार के द्वारा ये जो है नोटिस जारी किया गया है मेटा को। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और जापान के बीच आर्थिक सुरक्षा सहयोग के संयुक्त घोषणा पत्र के तहत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल नहीं किया गया है? दोस्तों, 16वें शिखर सम्मेलन में जो जापान के प्रधानमंत्री हैं सनाया तकाइची, वो भारत की यात्रा पे हैं। और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत और जापान के बीच में ये 16वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। और इस संबंध में दोस्तों, जो दोनों देशों ने इकोनॉमिक सिक्योरिटी कोऑपरेशन ज्वाइंट डिक्लेरेशन के तहत 5 प्रमुख स्तंभों पे अपनी सहमति व्यक्त की है, जिसमें मुख्य है सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, आईसीटी, क्लीन एनर्जी और औषधि। तो दोस्तों, इसमें अंतरिक्ष पर्यटन शामिल नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों, दोनों देशों द्वारा फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, भारत की महासागर, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन के बीच तालमेल को भी मजबूत करने पर बल दिया गया है। यानी फ्री जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पर फ्री नेविगेशन हो, जहाज़ों की आवाजाही मुक्त रूप से किया जाए। जापान अगले 10 वर्षों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जापान अगले 10 वर्षों में भारत में करीब 6 लाख करोड़ रुपए की निवेश करेगी। यानी 6 लाख रुपए करोड़ का भारत जो है जापान जो है भारत में निवेश करने वाला है, जिससे भारत की इकोनॉमी और बूस्टअप होगी। अगला है, हाल ही में अदन की खाड़ी में व्यापारी जहाज़ MV गोल्डन आर्सेनल पर समुद्री डकैती के प्रयास को विफल करने वाली भारतीय नौसेना की युद्ध पोत कौन सी है? तो दोस्तों, समुद्री डकैती का प्रयास किया गया था जो ये जहाज़ थी MV गोल्डन। और इस संबंध में जो भारतीय जहाज़ है त्रिकंड उसके द्वारा इसको विफल कर दिया गया है। ये त्रिकंड जहाज़ था। ये जहाज़ अदन की खाड़ी से यात्रा कर रहा था जिबूती से लगभग 300 समुद्री मील। इसे यह घटना की सूचना मिली, जिसने इस समुद्री जो पायरेसी था इसको विफल कर दिया है। INS त्रिकंड दोस्तों भारतीय नौसेना का तलवार क्लास का स्टील फ्रिगेट है। और इस पर लंबी दूरी का समुद्री गश्ती का पनडुब्बी रोधी विमान T-8I पोजिडोन का भी हेल्प लिया गया। नेक्स्ट है, इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल ये जारी किया गया है दोस्तों नागरिक उड्डयन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन यानी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा ये जारी किया गया है। जो भी बाहर से व्यक्ति आ रहे हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी
इबोला जांच के सुधा एयर सुधा 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया, उनकी जांच की जा सके और उनका डाटा है जो रखा जा सके। बिहार से दोस्तों हाल ही में बिहार सरकार ने होम स्टे योजना, होम स्टे स्कीम लॉन्च किया है कि प्रथम चरण में कितने जिलों में इसे लागू करने की स्वीकृति प्रदान की है। तो प्रथम चरण में जो फर्स्ट स्टेज है इसमें 16 जिले, इस योजना को 16 जिले यानी 16 जिलों में इसको लागू किया जाएगा और उसके लिए 16 जिले में इसके 34 पर्यटन स्थलों का चयन किया गया है। 34 जो पर्यटन स्थल हैं उसको चयन किया गया 16 जिलों के, और इसमें जो भी पर्यटक हैं वो होम स्टे सुविधा का लाभ ले सकते हैं, यानी जो प्राइवेट यानी जो हमारे लोग हैं वो इन जगहों के आसपास के लोग हैं वो होम स्टे योजना का पर्यटकों को लाभ दे सकते हैं। इसमें कौन कौन सा स्थलों का चयन है दोस्तों? गया, याद रखिएगा, पीटी में पूछ सकता है। गया, महाबोधि मंदिर, विष्णुपद मंदिर, डुंगेश्वरी मंदिर, प्रतशिला, गुरुप्पा हिल, औरंगाबाद देव सूर्य मंदिर, और रोहतास में शेर शाह सूरी का मकबरा, मांझर कुंड, धुआ कुंड, कैमूर में मुंडेश्वरी मंदिर और करमसद डैम, नालंदा में पावापुरी, इसके बाद नालंदा भागनावासेस, राजगीर जूट सफारी, राजगीर कुंड, ये सब डिस्ट्रिक्ट के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। सीतामढ़ी पुराना धाम, भागलपुर विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भग्नावशेष, वैशाली विश्व शांति स्तूप। तो यहाँ के आसपास के जो लोग हैं अपने घरों में वैसी फैसिलिटी अवेलेबल करवा सकते हैं जिससे जो पर्यटक आते हैं उनको स्टे करने में सुविधा हुई है। इसलिए योजना शुरू की गई है, होम स्टे योजना, जिससे उनको अतिरिक्त आय भी हो सकता है। तो दोस्तों आज के कंटेंट इतना ही था। थैंक यू।